नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं राशन कार्ड को लेकर जारी किए गए नए आदेश से। बता दें कि अब 6 साल या उससे ऊपर के बच्चे भी राशन कार्ड में शामिल होंगे। व छूटे हुए पात्र लोगों को भी लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और बेहतर व प्रभावशाली बनाने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब 6 साल या उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को उनके परिवार के राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए फूड सिविल सप्लाईज जम्मू की डायरेक्टर रिफित कोहली ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक्चुअली जो हमारा नफ्सा का डेटाबेस है वो 2011 सेंसस के बेसिस पे था और 2011 के बाद 2021 में होना था हमारा जो सेंसस, पर उस दौरान कोविड हुआ था और बाकी इश्यूज थे तो सेंसस नहीं हो सका। पर क्योंकि बच्चों का बर्थ तो 11 के बाद काफ़ी हो गए थे और जो बच्चे 2011 में 14 साल का था और वो आज 25 साल का हो गया था, तो काफ़ी डिमांड थी मतलब जब भी हम फील्ड में जाते थे या लोग अप्रोच करते थे कि वो बच्चों को ऐड किया जाए। तो लास्ट ईयर अगस्त में हमने निकाला था एक नोटिफिकेशन और उसके तहत हमने 2016 तक के जो बच्चे हैं उनको ऐड किया था। और फिर हमने देखा फील्ड में अभी भी काफ़ी बच्चे थे जिनको जो 2016 के बाद जिनका बर्थ हुआ था कि उनको भी ऐड किया जाए। और अभी गवर्नमेंट ने आपको पता है अभी रिसेंटली उसके लिए भी अलाउ कर दिया है। जो भी बच्चे हमारे 6 साल के और 6 साल से ऊपर के हैं उन सबको इसमें ऐड किया जाएगा। जी, तो ये बच्चे जो है वो कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो रखी गई हैं? देखिए, ये जो बच्चे हैं जैसे पहले हमारे जो भी बेनिफिशरीज़ हैं, जैसे उनका आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का वो सर्टिफ़िकेट लगा के वो हो जाएगा। जो उनके पेरेंट्स का एग्ज़िस्टिंग राशन कार्ड है उसी में ऐड हो जाएँगे। तो ये मुश्किल नहीं है, वो जाएँगे जहाँ भी हमारे जो टीएसओ ऑफ़िस हैं, ऑनलाइन है, हर फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। लोगों का मुझे लगता है ओवर द ईयर्स अच्छे से उनको पता है कि डिपार्टमेंट में कोई भी जैसे लोग एडिशन, डिलीशन, सो वो काफ़ी फ़ैमिलियर हैं इस प्रोसेस से, तो दिक्कत नहीं आएगी लोगों को। सिर्फ बच्चों को ऐड करवाना है, अपने-अपने रिस्पेक्टिव तहसील्स में अपने-अपने वो ऑनलाइन कर सकते हैं। सो बोथ द तो फैसिलिटीज़। कितना ज़रूरी आप मानते हैं इस स्टेप का होना था? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग भी जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरह की ऐसी नोटिफ़िकेशन निकाली जाए जिनमें जो ऐड नहीं किए गए हैं उन्हें होना है। पूजा ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी लोगों को राहत होगी क्योंकि राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा फैमिली का आइडेंटिटी होता है, बाकी आपका इंडिविजुअल होता है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी और लोगों को भी था कि उनके जो बच्चे हैं उनकी फैमिली के, जैसे अभी कोई 2015 बॉर्न है वो बच्चा उसमें ऐड था, जो 2017 बॉर्न था वो नहीं ऐड था। तो अब ये उसकी वजह से एक तो उनका फैमिली का राशन कार्ड में सारे बच्चे कवर हो जाएंगे, उनकी पूरी फैमिली स्ट्रेंथ आ जाएगी जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से मीटअप करेंगे। और दूसरा क्या है कि काफ़ी बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स होती हैं, या हमारा आयुष्मान भारत की स्कीम है उसमें भी अगर किसी बच्चे को हेल्थ की फैसिलिटी ज़रूरत थी तो उसमें मैंडेटरी था आपको राशन कार्ड में उसका नाम होना। तो मुझे लगता है ओवरऑल भी बाकी जगह भी उनको काफ़ी ये बेनिफिट्स मिलेंगे तो उनको। बच्चों के साथ-साथ विडोज़ के लिए भी जो है इसमें ज़िक्र किया गया है, क्या कुछ? अरे ये तो बहुत ज़्यादा हम जब भी देखते थे फील्ड में या मेरे ऑफिस में इतने मेरे पास मेरी माताएं बहनें आती थी जो विडो हैं या डिवोर्सी हैं। तो क्या होता था कि वो बेचारी जो घर में अगर उनके कोई गवर्नमेंट जॉब में था वो बीपीएल के बेनिफिट नहीं ले सकते थे और वो कवर नहीं हुए थे, उनके बच्चे होते थे, या जैसे इसी तरह लीगली कोई उनका सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, तो वो लोग भी थे। उनको भी इस बार ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का ये बहुत वेलफेयर एक मूव था कि इन लोगों को, इन बहनों को, इन माताओं को भी दिया जाए बीपीएल का राशन कार्ड। मतलब वो तो डिपेंड करता है कि उनका इनकम क्या है, पर एक अलग अपना उनका राशन कार्ड हो और फिर उसके हिसाब से वो काफ़ी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाती हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पूछा कि उनको कैसे ऐड करना होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उस लेडी का जो हमारा नफ्सा के ओवरऑल रूल्स हैं उसी के हिसाब से होगा। उनका इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे क्योंकि वो तो नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से। और हमने क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी हैं फील्ड फंक्शनरीज़ को कि वो जो भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं उनको प्रायोरिटी पे ये एड्रेस करें और लोगों को, जो जेन्युइन लोग हैं जो कवर नहीं हुए,
उनको राशन कार्ड दिया जाए। जिस तरह से इनका एडिशन होगा तो लगभग कितना समय लग जाएगा? जब पूरी डिटेल्स दे दी जाएंगी तो कितना समय हम मान सकते हैं कि इसमें लग सकता है? देखिए ये तो रेगुलर प्रोसेस रहेगा, जैसे लोग आके देंगे हमारा तो जल्दी राशन कार्ड में नाम ऐड हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलतेगा तो ऐसा। बड़ी बार ऐसे होता है कि राशन कार्ड में कई सारी दिक्कतें भी आती हैं, तो किस तरह से, जिस तरह से आपके द्वारा भी कहा जाता है कि इसको केवाईसी किया जाए या इसके अलावा और अन्य चीज़ें भी होती हैं जिसे अपडेशन करने की ज़रूरत रहती है, तो क्या कुछ ज़रूरी है जो हम सभी को करना चाहिए? देखिए ई-केवाईसी मैं आपके माध्यम से बता दूं, 30 जून खास तौर पे जो हमारे नफ्सा के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं। टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें टाइम दिया, एक्सटेंशन दिया, तो मैं आपके माध्यम से सभी खास तौर पे जो नफ्सा के बेनिफिशरीज हैं कि वो प्लीज़ जाएं और अपना ई-केवाईसी करवा लें 30 जून से पहले पहले, तभी वो एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि ये लोगों को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि बायोमेट्रिक जब तक आज जो भी हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो बायोमेट्रिक लेते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या कितने हमारे जो लोग हैं वो बाहर लेबर के लिए दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही जैसे हमारा कंसर्न था ऐसे बाकी स्टेट्स का भी था, उनके लोग जैसे यूपी बिहार से इधर जम्मू में लेबर में होंगे या किसी और जगह पे होंगे, तो वो थ्रू आउट अक्रॉस द कंट्री किसी भी जगह पे जाके फेयर प्राइस शॉप पे या जाके अपना वहाँ पे ई-केवाईसी करवा सकते हैं, तो ये एक बड़ी सहूलत रहेगी। तो बड़ी बार ऐसा भी होता है कि लोगों की कई सारी शिकायतें जो है वो डीलर के रिगार्डिंग होती हैं या जो डिपो है वहाँ के रिगार्डिंग रहती है, तो ऐसे में आपने कई सारे कंप्लेंट नंबर भी जो है वो रिलीज़ किए गए हैं जिसमें हम अपनी शिकायतें रख सकते हैं या कोई भी क्वेरी हो उसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, 3 हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। ओएनओआरसीज़ के जो बेनिफिशरी हैं उनके लिए हमारा सेपरेट टोल फ्री नंबर है। एक हमारा ग्रीवेंसेस व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ अभी, 9055224552। तो ये नंबर भी है और अदरवाइज़ हमारे इतने पोर्टल्स हैं जहाँ पे ग्रीवेंसेस का हम आती हैं, हम उसको एड्रेस रिड्रेसल भी करते हैं। सो ये मुझे लगता है अब जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जितना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो गई है, तो अभी आप देखेंगे कि ऐसी कंप्लेंट्स बहुत कम हो गई हैं। पर मैं ये नहीं कहती कि नहीं होंगी ग्राउंड पे, कुछ ना कुछ होगा। बट देखें हम आपको एक हमने बड़ा फेयर सिस्टम आपको ग्राउंड पे ला के दे दिया है। जो भी बेनिफिशरी है वो ये चीज़ ज़हन में रख ले कि डिपार्टमेंट जितना किसी डीलर का इंटाइटल कोटा है हम पूरा रिलीज़ करते हैं, कभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई राशन कम नहीं जाता है। तो अगर वो फील्ड में कभी ऐसा करते हैं तो वो इमीडिएटली या तो हमारे जो नंबर्स हैं टोल फ्री नंबर या जो भी ग्रीवेंसेस का व्हाट्सएप नंबर है उधर अपना रजिस्टर करें अपना कंप्लेंट, या वो कंसर्न जो टीएसओ इंस्पेक्टर्स या एडीज़ हैं उनसे मिलें। तो इस पर कितना तेज़ी से काम भी जो है हो रहा है? बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे होता है। आप देखें अभी तो हार्डली हमें कोई कंप्लेंट होती है, पर ये है कि जो हमारा बेनिफिशरी है उसका अवेयरनेस उसको भी अवेयर रहना है, उसको भी देखना है। अगर उसको कोई डीलर कम दे रहा है उसके इंटाइटल कोटा से तो वो बायोमेट्रिक अपना ऑथेंटिकेशन ना दे। देखें हम जितना भी सिस्टम में जब तक सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम को इफ़ेक्टिवली चलाना सबकी ज़िम्मेवारी है। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है आखिर में कि हम जितने भी बेनिफिशियर्स हैं उन्हें किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखें एक मैं आपको ये भी बता दूं डिपार्टमेंट ने एक ये भी इनिशिएटिव लिया, कितनी बार हमारे कुछ बुज़ुर्ग बेनिफिशरीज़ हैं जिनके बच्चे बाहर हैं या कोई लोग नहीं जा सकते अपने राशन डिपो पे अपना राशन लेने, या कोई और वजह है, कोई बीमार हैं, कोई इस तरह के हैं, तो उसके लिए हमने नॉमिनी फैसिलिटी एक अवेलेबल करवाया हुआ है। तो जो लोग नहीं जा सकते वो अपना नॉमिनी किसी को नॉमिनेट करके वहाँ के डीलर को बता दे, तो ये ओटीपी के थ्रू या उसको वो एथोराइज़ करेंगे तो वो उसके थ्रू आपका राशन वो आपको पहुंचा सकता है। तो ये भी एक थी कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मेल मेंबर्स जो हैं बाहर लेबर के लिए चले जाते हैं, तो लेडीज़ जो होती हैं या दूर दराज में होती हैं या बच्चे छोटे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। मैं चाहती हूँ कि लोग इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। और दूसरा मैं ये चाहूँगी कि वो ई-केवाईसी करवाएँ। और तीसरा ओएनओआरसी की जो हमारे बेनिफिशरी हैं उनका भी कोई इशू है तो वो बताएं। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। त्राल मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर।
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के नदर गांव इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के 3 आतंकवादी मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है और आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। इससे पहले इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। आज की ये मुठभेड़ उस घटना के 2 दिन बाद हुई है जब शोपियां जिले के केलर इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। पाकिस्तान, तुर्की और चीन के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और चीन के पुतले फूके गए। इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने भारतीय नागरिकों से अपील की वह तुर्की और चीन के बने सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करें और देशभक्ति का परिचय दे। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है और मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तुर्की के खिलाफ है और चाइना के खिलाफ है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जो है वो चला, जिसके अंदर पाकिस्तान का समर्थन खुले तौर पर तुर्की ने किया, चाइना ने किया। तुर्की ने यहां तक कहा कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज हम भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं और समस्त देशवासियों से भी अपील कर रहे हैं कि तुर्की के सामान का पूर्ण रूप से देश के अंदर बहिष्कार होना चाहिए। तुर्की का जो सामान, मैं धन्यवाद करूंगा उन फ्रूट व्यापारियों का जिन्होंने मुंबई के अंदर तुर्की के सेब का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, लेकिन उसके अलावा भी तुर्की का बहुत सारा सामान जो है वो भारत के अंदर आता है। उसमें चाहे कालीन हो, मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो मार्बल हो, इसका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार जो है वो हमारे लोगों को करना है। जब तक देशवासी एकजुट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और चाइना और तुर्की के सामान का बहिष्कार नहीं होगा, तब तक तुर्की की कमर नहीं टूटेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को इनके सामान का बहिष्कार करना है और खासतौर पर टूरिस्ट जो तुर्की के अंदर जाता है उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। यह अपील हम समस्त देशवासियों से कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कलेक्टरेट एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज मुख्यमंत्री से पीडीडी में वैकेंट पोस्टों को भरने का आग्रह किया। इस मुद्दे के समाधान के लिए अनुरोध किया। कोई भी इशू डिस्कस करने से पहले हम देश में शहीद हुए जवानों, सिविलियंस, सिविल सर्वेंट्स को एक रिस्पेक्टफुल होमेज पे करते हैं और ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस देश के लिए जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, उसको बुलाया नहीं जाएगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है कि जहां आर्म फोर्सेस हमारी हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए देश भर में ऑपरेशंस कर रही हैं, इसी के साथ साथ बिजली विभाग के इंजीनियर्स और अधिकारियों ने, हमारे स्टाफ ने, नीचे तक जितना भी डेली वेजर तक लाइनमैन स्टाफ है, हर एक इंसान ने 24/7 लगातार मेहनत करके गवर्नमेंट के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शंस थे, जिस तरीके से भी हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना था, हमने बखूबी किया। बट एट द सेम टाइम इट्स अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि हमारी जो ऑपरेशनल इस टाइम पे एज फार एज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज कंसर्न, इसकी प्रिपेयर्डनेस कहाँ पे है। क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं, 126 में से 72 वैकेंसीज जो हैं वो इस टाइम पे पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। हमारे सब ट्रांसमिशन डिविजन्स जो हैं उसमें अभी एडिशनल चार्ज सिस्टम पे काम चलाया जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट डिविजन्स में 8 में से सिर्फ 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं। हमारे ट्रांसमिशन में 8 में से सिर्फ 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं। यहाँ तक की सिचुएशन ये है कि TLMD उधमपुर, जो ट्रांसमिशन डिवीजन उधमपुर है, इतना बड़ा डिवीजन, आप खुद समझिए उसकी जुरिस्डिक्शन, और वो अभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो कश्मीर में पोस्टेड है उनको हैंडल करना पड़ रहा है बिकॉज द पीपल हैव नॉट बीन पोस्टेड। मेरी सरकार से बार बार ये अपील करना चाहता हूँ
आज ये स्पेसिफिकली हम वैकेंसी पोजीशन को लेके ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं मोर देन 50% आर वैकेंट। एससी जो है हमारे मोर देन 50%, 36 में से 19 और 20 के करीब हमारे एससी जो है खाली पड़े हुए हैं। हमारे AWs 148 के अराउंड खाली पड़े हुए हैं। 450 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर्स जो हैं वो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। हमारे लाइनमैन हज़ारों में वैकेंट पोस्ट हैं। हम जब इस माहौल में जंग की स्थिति में थे तो हमारे हर एक इंसान ने 3 गुना 4 गुना भी अपने को एक्सर्ट करके ये इंश्योर किया कि गवर्नमेंट के हर एक गाइडलाइंस को एनफोर्स किया जाए और उसको मेंटेन किया जाए और अनइंटरप्टेड पावर मेंटेन की जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो कैलकुलेट कि हमें कहाँ पे अपनी वीकनेसेस को एज फार एज द पावर सेक्टर इज कंसर्न। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हमने पहले भी दरख्वास्त की सिंस ही हैज टेकन ओवर एज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आल्सो इन चार्ज ऑफ द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जब सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में और लेसर इंजीनियरिंग जो हमारे सिस्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है लेसर एसेंशियल सर्विसेज में हर एक पोस्ट को यूटिलाइज करके प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिल किया गया। बट एज फार एज पीडीडी इज कंसर्न यहाँ पे कोई भी एक रिफ्यूज ले लिया जाता है कि कोई लिटिगेशन है, कोई कुछ है। भाई सरकार का ये काम बनता है कि जो भी ऐसे बॉटलनेक्स है उनको या तो रिजॉल्व करे या ऐसा स्टेप निकाले जिससे हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में कोई कमी नहीं आई। इसलिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इस टाइम जो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं उनको फौरी तौर पे, बिकॉज इट इज़ अ सिचुएशन वेयर आवर पीपल आर फीलिंग दैट दिस इज ये कमांड सेंटर है एक किस्म का। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आप इस तरीके से नहीं चला सकते। ये बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज है। हम बार बार सरकार का संज्ञान इसकी तरफ आज भी ले जाना चाहते हैं क्योंकि वी आर ऑल्सो कॉमरेड्स। हम लोग भी इस देश की जनता के साथ और स्ट्रांगली आर्म फोर्सेस के साथ बैक करने के लिए 24 घंटा खड़े हैं। लेकिन हमारा भी सरकार को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना बहुत जरूरी है कि आपकी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है एज फार एज द पावर सेक्टर इज कंसर्न उसमें कहीं ना कहीं मैन पावर को आप इतना लाइटली नहीं लीजिए। एट द सेम टाइम हमारी एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की मीटिंग जो थी 20 जनवरी को हुई। आप यकीन मानिए 4 महीने से मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी तक इशू नहीं हुए। ये एक यूटी में एक पहला ऐसा इंसिडेंट होगा, ऐसा एक वाक्य होगा जहां पे एस्टैब्लिशमेंट कमेटी हाईएस्ट बॉडी की मिनट्स तक इशू नहीं होते हैं जिसमें रेगुलराइजेशन के इशू को टेकअप करना था। जब पावर इंजीनियर्स 8 जनवरी को एक दिन की हड़ताल पे बैठे थे तो मीटिंग कंडक्ट हुई, उसके बाद उसका नतीजा आज तक नहीं निकला। तो सिचुएशन ये है, उन चीज़ों को भी साइड पे करके हम ये कह रहे हैं कि आप पहले ये वैकेंसी पोजीशन जो है इसको रिजॉल्व कीजिए। हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन प्लेस नहीं है। हमारे चीफ इंजीनियर 9 के करीब खाली पड़े हुए हैं। एससीज हमारे मोर देन 50%, 19-20 खाली पड़े हुए सर्कल्स। जम्मू के एससी जो है वो कठुआ देख रहे हैं। हमारा इस टाइम पे इतना ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन है कि डिविजन जो हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कमांड देना है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कंट्रोल सेंटर्स को ऑपरेट करना है, वहाँ पे हमारे जो देख रहे हैं हम प्रोजेक्ट डिविजन्स किश्तवाड़, डोडा, जम्मू, कठुआ सब खाली पड़ा हुआ। आरडीएसएस का इम्प्लीमेंटेशन, लॉस रिडक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस को लेके मैं सरकार का आज सिंपली फोकस एक हम्बल अपील मैं सरकार से करना चाहता हूं, ये वैकेंसी पोजीशन जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है इसको तुरंत तौर पे फिल किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी SC, ST, OBC द्वारा पत्रकार वार्ता की गई जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान की निंदा की गई। विजय शाह जो के मंत्री हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, बीजेपी के जो लीडर हैं, उन्होंने जो इंडियन आर्मी के खिलाफ जो रिमार्क्स पास किए हैं, शेमफुल डेरिवेटिव जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं, उसी को लेकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज हम पूछना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या नेशनल बीजेपी की जो उनके पार्टी से पूछने की बात करें कि या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को पूछने की बात करें क्यों उस आदमी के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया जिसने इंडियन आर्मी के ऑफिसर के खिलाफ, सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस तरह की बदी जो टिप्पणी की है, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं, उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। हम जानते हैं कि अगर आज FIR लगी है वो कैसे लगी है वो पूरा देश जानता है और किस तरह लगी है वो पूरा देश जानता है। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत जितनी भी धाराएं इसके खिलाफ लगनी चाहिए और जिस लाखों के पीछे जाना चाहिए ताकि इस देश के अंदर मिसाल पैदा हो कि जो भी इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलेगा उसके आप किस तरह सख्ती के साथ पेश आएगी, जो गवर्नमेंट किस तरह सख्ती के साथ पेश आएगी, ये मिसाल कायम होनी चाहिए इस देश के अंदर। किसी को जाति के नाम पर बांटने की किसी को ये हक नहीं है
और मैं खास करके कहूंगा कि आर्मी के अंदर और आप इस तरह की बदली टिप्पणी करो, आर्मी ऑफिसर के खिलाफ इस तरह की बदली टिप्पणी करो और हिंदू मुस्लिम के बदली टिप्पणी करो और ये कहो जिन लोगों ने हमारे हिंदुओं को मारा है, जो पहलगाम में मारा है, उनकी बहन भेजा, मोदी जी ने उनकी बहन को उधर भेजा तो उसका बदला मुकाया। कितनी शेमफुल एक्ट है। इस तरह की जो सोच है, मैं कहता हूं ये गंदी नाली का कीड़ा है और इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये जो किसी की मानसिकता होती है, जो किसी के दिमाग में गंदगी होती है, वो लबों पर आ ही जाती है। आज उसके लबों पर ये बात आ गई है, हिंदू मुस्लिम वाली जो बात उसके लबों पर आ गई है और पूरा देश इसके मुंह पर थूक रहा है। कितनी घिनौनी हरकत इसने की है। पूरे देश को आज जाति के नाम पर बांट रहे हो और अभी आपने आर्मी को भी बांटना शुरू कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आर्मी के ऊपर टिप्पणी करने की, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये विजय शाह क्या, चाहे किसी भी पदवी पर कौन आदमी बैठा हो, नो बॉडी इज अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है और जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसी भी आदमी को इस तरह की टिप्पणी करके आज वो फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि इस देश के अंदर मिसाल बने, कोई भी किसी की हिम्मत ना हो। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के जितनी भी धाराएं इसके खिलाफ लगती है इसको जेल में डाला जाए। जय भीम, जय भारत। कक्षा 12वीं के परिणामों में द पिलर्स के छात्रों ने एक बार फिर अपनी एकेडमिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी सफलता के बारे में भी बताया है। My name is Harshdeep Singh. I am from Humanities stream and I'm scoring 98.2%. I am the JNK state topper and the journey here at Pillars has been a substantial one in my education. What's your message to the youth? My only message is that practice makes a man perfect. Revise as much as you can and use your time use your time as well as you can. That's all I would like to say. Hi, I am Pavni Nanda. I am from Humanities stream and I scored 93%. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Pillar is a very great institute and has played a very important role in my achievement. The teachers here are very good, very experienced, and the test series that they conducted was very nice. They played a very good role in the marks I secured in my 12th grade. My name is Jaswin Singh. I have scored 90% in my class 12th and I have commerce stream. And I have scored 95% in my accountancy. The teacher here at Pillars are very sportive and they have provided a great role in my performance. And without my accountancy sir, Dr. Atul Hans, I was not able to score that much. My name is Sarchit Ratra and I have scored 94% in class 12 and I have opted for commerce stream. In accountancy, I have scored 100 on 100. And I would recommend everyone to join Pillars as the concepts teach here are absolutely incredible and the test series here is also very good. My name is Abhiraj. I have done my tutoring from Pillars Institute of Commerce and I have scored 92%, 92.25% in my class 12th examinations. And I would like to say that Pillars has contributed a lot in my performance. You get a lot of good test series, you get very good teachers and you get to study with the best students in the Jammu state. And I would like to convey to all of you to keep revising, keep practicing and not lose hope. And yes, another thing, even if you score low in some tests, do not get disappointed and keep working hard and surely you would score really good marks in your class 12th examinations. जो ये इंस्टीट्यूट है द पिलर्स, ये काफ़ी देर से हमारे स्टेट के बच्चों को जो है कैटर कर रहा है एजुकेशन में। बच्चों की मेहनत है, बच्चों के रिजल्ट्स हैं, बट डेफिनेटली हम सब लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर बच्चों ने इस बार हमें मौका दिया है इसको सेलिब्रेट करने का और पिछले तकरीबन 12 से 15 साल से बच्चे हमें मौका दे रहे हैं इसको एक लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट करने का। उसका रीज़न ये है कि जो रिज़ल्ट बच्चों का आता है डेफिनेटली दौड़ते सारे हैं, एक लाइन को क्रॉस सारे करते हैं, बट कुछ उसमें से फर्स्ट, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड रहते हैं, ठीक है। बट ये जो पिलर्स इंस्टीट्यूट है जो जाना जाता है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, हमारे कॉमर्स के लिए, इसमें पिछले 10-12 साल से हम इस स्टेट के टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम डिफरेंट स्कूल्स के टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट हमारा मकसद टॉपर्स प्रोड्यूस करना नहीं है, हमारा मकसद है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हमारा मकसद है बच्चों को लाइफ के लिए एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसी आजकल 21st सेंचुरी स्किल्स की नीड है बच्चों को। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।